हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सही को आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास चल रही है फॉर योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो आज उसकी मैराथन क्लास नंबर 14 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पार्टनरशिप टॉपिक को आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 13 में, मैराथन क्लास नंबर 13 में उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी चीज को आगे बरकरार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात होती है, कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो आज उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी जाने वाली है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं। तो इसलिए कंबल चंबल में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, खाना खुना पहले खा के बैठ जाइए। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो पहला टाइप्स ऑफ पार्टनर आता है, दैट इज एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर। बिल्कुल नाम ही आपको बता रहा है दैट पार्टनर दैट इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजिंग ऑफ योर बिजनेस। अगर कोई पार्टनर एक्टिवली आपके बिजनेस में मैनेज में हाथ बटा रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। मतलब उसमें बढ़ चढ़ के काम ले रहा है, वो हर चीज में हिस्सा ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर। तो इधर यही लिखा है, एज द नेम सजेस्ट, ही टेक्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस, ही कैरीज ऑन डेली बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर। तो उन पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। देखो आगे और जब पार्टनर बताऊंगा उधर आपको एक्टिव पार्टनर और क्लियर हो जाएगा। दूसरा पार्टनर इसी का ऑपोजिट होता है, दैट इज योर स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का ऑपोजिट क्या हो गया, स्लीपिंग पार्टनर, मतलब सोया हुआ पार्टनर। ये कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाता है। तो उस पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। तो आप इधर देख सकते हो दैट दिस इज ए पार्टनर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो आपसे क्वेश्चन उधर यही पूछ सकता है कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में क्या डिफरेंस है। सर एक्टिव पार्टनर ये है जो हर अपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन एवरी फंक्शन ऑफ द बिजनेस। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है वो बेचारा सोया रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा देता है। वो कहता है मेरे से आप कैपिटल ले लो, काम आप सब करो, मेरे से काम नहीं होता। क्या पता ये कहीं और जॉब करता हो या इसका और कोई बिजनेस भी हो। तो यही फर्क है कि स्लीपिंग पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, क्योंकि किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। ही डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द डेली एक्टिविटीज ऑफ ए फर्म। ही इज हाउएवर बाउंड बाय द एक्शन ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। He will continue to share the profit and loss of the firm and even bring his share of capital like any other partner. तो यही पॉइंट आपको मेन चीज समझनी है, दैट स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता इन द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, लेकिन वो पैसा भी लगाता है और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। जो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, ये नहीं है कि उसे प्रॉपर हमने बराबर शेयर देना है। अगर उनका मन करेगा उसको बराबर शेयर भी दे सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। He will continue to share the profit or the loss of the firm and even bring his share of capital like any other partner. If such a dormant partner retires, he need not to give a public notice of the same. तो मैंने आपको बताया था, जो मैं बोल्ड करता हूं ना उसको ध्यान से पढ़ लिया करो। तो कहता है अगर स्लीपिंग पार्टनर ने रिटायर होना है, ठीक है, कह रहा है कि मैंने रिटायर होना है, मैंने बिजनेस में नहीं रहना, तो उसको कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो एक्टिव पार्टनर है उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो होप सो आपको स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अगला आपका होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या है, दैट डज नॉट हैव एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। मतलब उसका कोई रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं होता पार्टनरशिप में। सो इन सेंस ही इज ओनली लेंडिंग हिज नेम टू द पार्टनरशिप। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ही देता है बिजनेस को। बिजनेस को उसने अपना नाम दे दिया, जनाब आप मेरा नाम यूज कर लीजिए और बिजनेस कीजिए। अब देखिए जो बड़े बड़े नाम होते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार ही होगा, उसका बड़ा सा बिजनेस होगा, लेकिन हम बोलेंगे भाई साहब आप अपना नाम दे दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे किसी रिश्तेदार का ही कोई बिजनेस है, मैं उसका नाम यूज कर लूंगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो मेरा ही रहेगा, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट का हिस्सेदार है वो मेरा ही रहेगा। तो उस पार्टनरशिप को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। सो इन सेंस ही इज ओनली लेंडिंग हिज नेम, वो अपना नाम ही दे रहा है। ही विल नॉट मेक एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कोई पैसा नहीं लगाता, ठीक है, क्योंकि नाम गुडविल का बहुत ज्यादा महत्व है अकाउंट्स में, मैं कहूंगा। So he will not have a share in the profit either, तो उसको share of profit भी नहीं देना। But the nominal partner will be liable to outsider and the third party for acts done by any other partner. तो लेकिन अगर आप किसी का नाम यूज कर रहे हो, अगर कोई आपको नाम दे रहा है, उसके ऊपर लाइबिलिटी जरूर रहेगी। अगर आप कोई गलत काम करते हो, आपको थर्ड पार्टी पकड़ सकती है, बाहर का जो बंदा है वो आपको भी पकड़ सकता है, चाहे आपने अपना नाम किसी और को दिया, मैनेज और कोई कर रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल होता है इफ ए पर्सन होल्ड आउट टू अनदर दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म either by his words, action or conduct, then such a partner cannot deny that he is not a partner. For example, मैं आपको बोलता हूं कि मैं
रिलायंस कंपनी का पार्टनर हूं, मैंने कुछ ऐसी हरकतें की, मैंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे एक्शंस किए, ऐसा कुछ बोला कि मैं रिलायंस कंपनी का पार्टनर हूं, और आपने मान भी लिया। अब क्या होता है, अगर रिलायंस कंपनी में कोई लाइबिलिटी पड़ती है तो आप मुझे भी पकड़ सकते हो। तो दैट पार्टनर इज नोन एज द पार्टनर बाय एस्टॉपल। आपको कोर्ट में शो करना पड़ेगा, जनाब इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे शो किया कि मैं उस कंपनी का पार्टनर हूं, लेकिन वो नहीं निकला, वो मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो आपको एज ए प्रूफ उधर शो करना पड़ेगा। तो पार्टनर बाय एस्टॉपल वो पार्टनर है जो अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपने कुछ ऐसे कंडक्ट से शो करे कि हां मैं उधर का पार्टनर हूं। This basically means that even though such a person is not a partner, he has represented himself as such, so he becomes partner by estoppel or partner by holding out भी इसे हम बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं पार्टनर्स प्रॉफिट ओनली। तो नाम ही बता रहा है, कुछ कुछ पार्टनर्स के साथ इस तरह का एग्रीमेंट होता है, उनको बोला जाता है कि अब अगर प्रॉफिट होगा तो आप शेयर करना, अगर लॉस होगा तो आप शेयर नहीं करना। तो ये आपको हो गया पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये आप पढ़ सकते हो आगे। अगला होता है माइनर पार्टनर, ठीक है। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर ए पार्टनरशिप बिजनेस। जो 18 साल के नीचे है, नाबालिग है, उनको पार्टनरशिप में अलो करना नहीं अलो, ठीक है, मतलब एंटर करना नहीं अलो। तो माइनर पार्टनर क्या बोलते हैं, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ ए फर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप इफ ऑल द पार्टनर गिव्स द कंसेंट फॉर द सेम। अब ये जो सेकंड लाइन है ना, इसकी बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी आपको क्या बोला सर, आपने बोला कि 18 साल की अगर आप नीचे हो तो आप पार्टनरशिप में नहीं घुस सकते हो, लेकिन हाउएवर सभी पार्टनर्स अगर मान जाते हैं कि आपको हमने पार्टनरशिप में घुसाना है तो आप घुस सकते हो, और साथ में आप पार्टनरशिप में घुसोगे तो, लेकिन उधर सिर्फ और सिर्फ आप बेनिफिट्स ही शेयर करोगे। अगर बाय चांस लॉस होता है तो आपके ऊपर लॉस की लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी, आपके ऊपर नुकसान की लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट होता है सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर शेयर। अब he will share profit of the firm but his liability for the loss will not be limited to his share in the firm. Such a minor partner on attaining majority has 6 months to decide if he wishes to become a partner. जब ये मेजॉरिटी मतलब 18 साल के ऊपर हो जाएगा, अब उसकी विश है कि हाँ मैं इस कंपनी का जो है, इस पार्टनरशिप फर्म का जो है पार्टनर रहना चाहता हूं कि नहीं रहना चाहता हूं, वो 18 साल के बाद 6 महीने के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सो वेदर ही कंटिन्यूज एज ए पार्टनर और डिसाइड टू रिटायर, इन बोथ केसेस ही विल हैव टू इशू ए पब्लिक नोटिस। होप सो क्लियर हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ऊपर थे टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनर के, इंसान के, लेकिन अब पार्टनरशिप मतलब जब आप कलेक्टिवली हो, ठीक है ना, कलेक्टिवली इज नोन एज फर्म। लेकिन अब जब आप कलेक्टिवली आ गए हो तो आपके बीच में किस तरह की पार्टनरशिप हो रही है, किस तरह की पाईबाली हो रही है, तो इधर कुछ तरह से हमने डिवीजन की है। तो पहला डिवीजन होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स पार्टनरशिप आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो आपका आंसर है सर 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग 2 पार्ट है पार्टनरशिप के, दैट इज पार्टनरशिप एट विल एंड द अनदर वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल, एट विल क्या होता है सर, कामना, चाह, लालसा, ये सारे प्रायवाची हो गए, ठीक है। तो मतलब जब तक आपकी चाह है, जब तक आपकी कामना है, जब तक आपकी इच्छा है, तब तक आप पार्टनरशिप कीजिए। सच पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑन द विल ऑफ ए पार्टनर दैट इट कैन ब्रॉट टू एंड व्हेनेवर एनी ऑफ द पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कंडक्ट द लॉफुल बिजनेस फॉर ए इंडेफिनिट पीरियड, ठीक है। तो मतलब जब तक आपकी चाह है, सिंपल, ये वही लिखा है। अगला होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अंडरटेकिंग ए पर्टिकुलर वेंचर, ठीक है। अगर आपके बीच में कोई पर्टिकुलर वेंचर है, उसको लेकर कोई पार्टनरशिप होती है। फॉर एग्जांपल देता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ब्रिज बनाना है, एक ब्रिज बनाने का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो 2 कंपनी मिल गई। एक कंपनी के हाथ में सब कुछ नहीं था क्योंकि ब्रिज बहुत बड़ा है, बड़ा एडवांस लेवल है, तो 2 कंपनी कहते हैं हम दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं। उन दोनों ने क्या किया, पार्टनरशिप किया। उन्होंने पार्टनरशिप क्या किया, जैसे ही ये ब्रिज बन जाएगा हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि मेरी अकेले टीम ये ब्रिज नहीं बना सकती, ब्रिज बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम दोनों मिलके ये बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप दैट इज फॉर्म फॉर अंडरटेकिंग ए पर्टिकुलर वेंचर। और जैसे ही ये वेंचर खत्म होगा
आपका ये जो पार्टनरशिप है अपने आप एंड हो जाएगी। होप सो ये भी क्लियर होगा। अब बात होती है अकॉर्डिंग टू टेन्योर। अकॉर्डिंग टू टेन्योर आपके पार्टनरशिप के कितने पार्ट्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू टेन्योर पार्टनरशिप के इसमें भी दो तरह के हैं। लाइकवाइज द फर्स्ट वन इज योर पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म एंड द अनदर वन इज योर फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म नाम बता रहा है जब आप किसी फिक्स टर्म के लिए, फिक्स टाइम के लिए पार्टनरशिप करोगे तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि हमारे बीच में पार्टनरशिप है 5 साल की, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स टर्म। फ्लेक्सिबल हो गया हु विच आर फॉर्म्ड नीदर फॉर ए फिक्स पीरियड नॉर फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर। ठीक है, मतलब इसे आप एक तरह से कह सकते हो कि एट विल, जब आपकी चाह होगी आप तब छोड़ोगे, साल बाद भी छोड़ सकते हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, आपने लिखा है जब हमारा मन होगा हम तब पार्टनरशिप को एंड करेंगे, तो उस पार्टनरशिप को बोलते हैं फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप विच आर फॉर्म नीदर फॉर ए फिक्स पीरियड नॉर फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर आर कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर भी दो तरह के हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर दो तरह के कौन कौन से आ गए? एक जनरल पार्टनरशिप, एक आ गया लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वो होता है इन विच द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, और लिमिटेड पार्टनरशिप वो होता है जिसमें एक पार्टनर की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं ध्यान से। एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। जिस पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइबिलिटीज है 1 लाख, लेकिन आपके एसेट्स हैं टोटल 50,000। लेकिन अब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, क्या जो हम सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही देंगे इसे? अपनी लाइबिलिटीज जो हैं, क्रेडिटर हैं मेरा कुछ बैंक लोन है, तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही दूंगा? नहीं। अब इधर हम पकड़ेंगे पार्टनर को, पार्टनर की पर्सनल आइटम्स को पकड़ेंगे, पार्टनर का पर्सनल घर को पकड़ लेंगे, पार्टनर के पर्सनल कार को पकड़ लेंगे, पार्टनर के पर्सनल बैंक अकाउंट को पकड़ लेंगे। अब हम पार्टनर से वसूलेंगे जो 50,000 इधर कम है, तो उसके कारण इस लाइबिलिटी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड। मतलब जनाब आपकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। अगर बिजनेस असमर्थ है पैसे देने में, तो हम आपकी पर्सनल आइटम्स को भी पकड़ सकते हैं, उनसे भी वसूल सकते हैं। सेकेंड इज योर लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर की अनलिमिटेड, लेकिन बाकी सबकी लिमिटेड। ठीक है, एक पार्टनर की अनलिमिटेड रखनी पड़ेगी। अगर बाय चांस फिर से बिजनेस असमर्थ है पैसे देने में, तो उस एक पार्टनर जो अनलिमिटेड है उसको हम पकड़ेंगे। तो ये आपकी होगी लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज योर अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। अकॉर्डिंग टू लीगलिटी देयर आर 2 टाइप्स। सब में आपने देखा दो तरह के आ रहे हैं, एक लीगल एक इलीगल बिजनेस। अगर आपका बिजनेस लीगल है तो उसको हम लीगल बिजनेस बोलेंगे। अगर आपका बिजनेस इलीगल है, किसी इलीगल काम को फॉलो करता है, तो उसको हम इलीगल बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, अगर तो इलीगल बन जाता है तो वो पार्टनरशिप के अंदर ही नहीं रहेगा। जैसे ही हमें पता चला आपने कोई अपराध किया है, आपने कोई इलीगल काम किया है, वो वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट 1932 में से नाम हट जाएगा, आपका पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही थे कुछ 8 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। होप सो ये भी क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल होती हैं 2 तरह की, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि डेट कैपिटल इज फिक्स्ड एंड द अनदर इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, मतलब कि ये भी आप कह सकते हो कि आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपको कैपिटल कैसी चाहिए, आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चाहिए, ये सब कुछ लिखा होता है। अब बात आती है जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। एक एक मार्क्स आपको आपकी सिलेक्शन को आगे बढ़ाता है, आपको आपकी पसंद की डिस्ट्रिक्ट दिलवाता है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। तो यही बात होती है कि कैपिटल जो है इट इज ए फिक्स, 2 तरह की है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपके 2 अकाउंट बनेंगे, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट कैपिटल। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपका एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट, सिंपल। लेकिन फिक्स्ड है तो 2, फिक्स्ड कैपिटल करंट कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मेरी जो कैपिटल है ना हमेशा सेम ही रहे,
मैंने एक बारी स्टार्टिंग में कैपिटल लगा दी 1 लाख। मैं नहीं चाहता कि ये कैपिटल चेंज होए टाइम टू टाइम। ऑब्वियस ही बात है ना, साल बाद ही कैपिटल चेंज होती है। साल बाद कैसे चेंज होती है? सर ड्राइंग्स माइनस कर दो, सर प्रॉफिट प्लस कर दो, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट लो इसमें से, कुछ भी। कितनी आइटम्स हैं, प्रॉफिट को इसमें ऐड करना होता है, लॉस को इसमें से माइनस करना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है ये 1 लाख का 1 लाख तो रहेगा नहीं। 1 लाख का 1 लाख 10 हो सकता है, 90,000 हो सकता है, 95,000 हो सकता है, 80,000 हो सकता है, 1,50,000 भी हो सकते हैं, 1,50,000, मतलब फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन मैंने क्या सोचा है कि मुझे चाहिए फिक्स कैपिटल, जो 1 लाख कैपिटल है 1 लाख की 1 लाख ही रहे। तो उस कारण हम इसमें क्या करते हैं, 2 अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट आपका रहता है फिक्स्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगी, और अगर नई कैपिटल लाई तो वो आएगी बस, अगर नई कैपिटल नहीं आई तो वो नहीं लेंगे। और दूसरा अकाउंट जो हमने प्रॉफिट, जिसमें हमने प्रॉफिट शो करना है, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो करना है, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करना है, जिसमें हमने आपके जो ड्राइंग्स को माइनस करना है, वो कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब इसमें हम एक तरह से 2 अकाउंट हमने इसमें 2 में डिवाइड कर दिया। जितनी भी एंट्रीज होंगी वो किस में होंगी? करंट अकाउंट में। और फिक्स्ड कैपिटल में कोई एंट्री नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हो, बस। तो ऑब्वियस ही बात है आपकी कैपिटल ए सेम ही रहेगी, 1 लाख है तो 1 लाख की ही रहेगी। दूसरी कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग सिंपल है कि इसमें आपने इन दोनों का मिक्सचर शो करना है। होप सो क्लियर होगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूं वो नीचे। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड में हमने क्या करना है सर? 2 अकाउंट बनाने। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 अकाउंट बने। तो ये 2 अकाउंट है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट में आपका इधर आ गया बैलेंस। अगर आपने कोई नई एडिशनल कैपिटल लगाई तो इधर बाय कैश, अगर आपने कोई विड्रू किया तो इधर से विड्रू कर लो, और बाय बैलेंस खत्म। खत्म। ये आपका था फिक्स्ड के केस में पहला अकाउंट। फिक्स्ड के केस में दूसरा अकाउंट, इधर करंट का बैलेंस आएगा, और जितनी भी आपकी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पढ़ा, सर क्या पढ़ा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, सर हमने प्रॉफिट का शेयर पढ़ा, सर हमने सैलरी पढ़ी, सर हमने कमीशन पढ़ी, वो सब कुछ कहां पे आएगी? करंट अकाउंट। आपसे पूछा जा सकता है अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आएगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रॉफिट कहां पे आएगा? सर प्रॉफिट हमारा आएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ये चीज याद रखना। लेकिन अगर आपकी कैपिटल है फ्लक्चुएट तो उसका एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज, आपको एक बार दिखा, इन दोनों का मिक्सचर। इधर करंट अकाउंट की जगह ना वो कर लो, कैपिटल लिख लो। इन दोनों का क्या बनेगा? मिक्सचर। सभी की सभी एंट्रीज इधर आप देख सकते हो। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आ गई? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो हमने उसको क्रेडिट करना है। कैपिटल कैसे कैसे बढ़ेगी? सर सैलरी से बढ़ेगी, कमीशन से बढ़ेगी, सर प्रॉफिट की शेयर से बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगी। घटेगी किस किस से? सर ड्राइंग से घटेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से घटेगी, लॉस से घटेगी। बस यही चीज अकाउंट आपने, यही आपको पता होना चाहिए। सर हमारे कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आती हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो हमने उसको करना है क्रेडिट साइड पे, जब जब आपकी कैपिटल घटेगी तो हमने उसको करना है डेबिट साइड पे। ठीक है, अब एक बार ना इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि कोई पॉइंट रह ना गया हो हमसे। फिक्स कैपिटल में क्या होगा सर? 2 अकाउंट्स बनेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ओनली 1 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज। इसमें कैपिटल रिमेन्स अनचेंज क्योंकि नाम बता रहा है फिक्स्ड, लेकिन इसमें कैपिटल चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज ए क्रेडिट बैलेंस। इसमें कैपिटल अकाउंट जनरली शोज, ठीक है, ज्यादातर इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कभी कभार डेबिट बैलेंस हो सकता है अगर आपकी कैपिटल माइनस में चल जाए। ठीक है, बट करंट अकाउंट में शो इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज को आपने ध्यान रखना है। ऑल एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स मतलब कि जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ये सब कहां पे आएंगी? सर करंट अकाउंट में आएंगी। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट है तो ये कैपिटल अकाउंट में ही आएंगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इधर हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मतलब कि आपका ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। एक फॉर्मूला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखिए, फॉर्मूला सर टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100
इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखो टोटल ड्राइंग मतलब 12 महीनों की ड्राइंग, पूरे साल भर में आपने कितनी ड्राइंग की वो इधर आ जाएगी, इंटू रेट। रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे ना आप 8th 9th में, मैथ्स का आपका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें रेट दिया होता है, तो रेट आपको दिया होगा रेट इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला 10%, उन्होंने बोला 15%, 20%, तो जितना परसेंट बोलेंगे वो आपने इधर ले लेना, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। 12 की वैल्यू आपको पता है, अब रह गया एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हम बैठे हैं इधर आपको कराने के लिए, बस और बस आपको अगर एवरेज पीरियड आ गया निकालने को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी आप टिक कर देना। बोला सर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, और बड़ा आसान सी टेक्निक है। क्या होता है एवरेज पीरियड निकालने का तरीका, डैट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यह है आपका एवरेज पीरियड निकालने का तरीका। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आप हर महीने पैसा निकालते हो पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को आप पैसा निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा साल स्टार्ट हुआ जनवरी से और दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पहली ड्राइंग आप कब करोगे सर, पहली जनवरी। तो पहली जनवरी को आपने पैसा निकाला, तो उसके बाद साल खत्म होने में कितना समय है, उसके बाद साल खत्म होने में कितना समय है सर, 12 महीने अभी भी पूरे बचे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 आ गया। प्लस अब लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे सर, लास्ट ड्राइंग हम करेंगे पहली दिसंबर को, साल की पहले दिसंबर को ही करेंगे ना हमारी साल की आखिरी ड्राइंग, तो उसके बाद कितना समय बचा है सर, उसके बाद अभी भी 1 महीना बचा है साल को खत्म होने को, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 13 को 2 से डिवाइड किया दैट इज 6.5, तो आपका एवरेज पीरियड कितना हो गया 6.5। अब इसी चीज को आगे बरकरार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हर महीने के मिडल में पैसा निकालते हो, तो पहली ड्राइंग कब करोगे सर, 15 जनवरी। पहली ड्राइंग कब करोगे सर, 15 जनवरी। तो 15 जनवरी के बाद कितना समय बचा आपके पास सर, 11.5 महीने बचे, 11.5 लिख देता हूं, 11 महीने और 15 दिन भी तो बचे हैं, 11.5 लिख दिया। प्लस लास्ट ड्राइंग कब करोगे सर, लास्ट ड्राइंग हम करेंगे 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर को करोगे तो 15 दिसंबर के बाद समय कितना बचा है सर, 15 दिन बचे, मतलब आधा महीना बचा है। आधा महीने को कैसे लिखते हैं 0.5 अपॉन 2, 11.5 प्लस 0.5 आपका होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड किया आपका 6 आ गया। बस एवरेज पीरियड कितना रहेगा 6 रहेगा। धीरे आप देख सकते हो, जब आप मंथली पैसा निकाल रहे हो एट द बिगनिंग, हर महीने की बिगनिंग में तो 6.5, हर महीने के मिडल में तो 6, एट द एंड करते हैं चलो, हर महीने की आखिरी दिन को निकाल रहे हो, तो पहली ड्राइंग कब होगी सर, 31 जनवरी को होगी। 31 जनवरी को होगी तो उसके बाद साल खत्म होने में कितना महीने हैं सर, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगी सर, लास्ट ड्राइंग होगी 31 दिसंबर को, न्यू ईयर पे, तो न्यू ईयर पे साल खत्म होने में कितना समय सर, साल तो खत्म हो गया, तो 0 अपॉन 2, 11 + 0 अपॉन 2 कर देंगे तो 5.5 इज योर आंसर। तो ये हमारा टाइम तरीका है एवरेज पीरियड निकालने का। अब बात करते हैं क्वार्टरली। अगर आप पैसा क्वार्टरली निकालते हो, क्वार्टरली आप समझते हो ना, मतलब 4 हिस्से, तो 4 हिस्से का मतलब 3-3 महीने। अगर आप हर क्वार्टर के बिगनिंग में बनाओगे, पहले देखो क्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए साल के सर 4 क्वार्टर हुए। अगर मैं बात करूं तो पहला क्वार्टर हम बोल सकते हैं जनवरी टू मार्च, सर दूसरा हम बोल सकते हैं अप्रैल टू जून, सर थर्ड हम बोल सकते हैं जुलाई टू सितंबर, अगला हम बोल सकते हैं सर अक्टूबर टू दिसंबर। ये 4 क्वार्टर हो गए जी सर। अब हर क्वार्टर के आप बिगनिंग में करते हो, हर क्वार्टर के आप बिगनिंग में ड्राइंग करते हो, तो पहली ड्राइंग कब होगी सर, पहली जनवरी को, तो उसके कितना महीना बचा है सर, 12 महीने बचे, तो 12 लिख दिया। सर लास्ट ड्राइंग कब होगी सर, पहली अक्टूबर को, तो पहली अक्टूबर के बाद कितने समय बचा है सर, 3 महीने अभी भी बचे हैं, 15 को 2 से डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। होप सो क्लियर होगा। आगे और क्लियर कर देता हूं, घबराने का नहीं इधर, ठीक है। अगर आप हर क्वार्टर के मिडल में निकालते हो, हर क्वार्टर के मिडल में निकालते हो, तो जनवरी से मार्च तक आपका है पहला क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का मिडल कौन सा हो गया सब, 15 फरवरी।
15 फरवरी के बाद आपके कितना महीना बचा है सर? 15 फरवरी के बाद हमारे पास बच के 10.5 मंथ। प्लस लास्ट ड्रॉइंग कब करोगे सर? 15 नवंबर को। 15 नवंबर के बाद साल खत्म होने में कितना समय बचा है सर? 1.5 महीना बचा है। तो इसको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 12 को 2 से डिवाइड किया, आपका 6 आंसर आ जाएगा। होप सो क्लियर होगा। इधर आप देख सकते हो सब कुछ इस तरह से किया है। ये आप बाकी जो हमारे बच गए ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर हाफ ईयरली एवरेज पीरियड निकालने को आ जाए, क्योंकि इधर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपकी ड्राइंग मंथली बेसिस पे बिगनिंग में हो रही है तो आपका एवरेज पीरियड क्या जाने वाला है सर? 6.5। अगर आपकी ड्राइंग मंथली बेसिस पे एवरी मिडल ऑफ द मंथ हो रही है तो सर 6 आपका एवरेज पीरियड रहेगा। होप सो इतना क्लियर होगा। अब एक बार आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है? तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। इधर से आप अपने आप से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं निकलेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो कल के वीडियो में मैं इसको निकालने की प्रैक्टिस करा दूंगा। नहीं तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, उधर हमने ये किया हुआ है, ठीक है? उधर सब कुछ हमने ये कराया हुआ है, क्योंकि अभी हमारी चल रही है रिवीजन क्लासेस। तो रिवीजन का अलग सेंस होता है, पढ़ाने का अलग सेंस होता है। तो रिवीजन को आप रिवीजन के सेंस में ही लीजिए। तो बात होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जैसे नाम बता रहा है, अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, अपनी पार्टनरशिप को फिर से बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक होता है हमारा चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये 3 केसेस हैं जिसमें आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। रिकॉन्स्टिट्यूट होना मतलब फिर से बनना। आपके बीच में पहले रिलेशनशिप था इक्वल, ठीक है? इक्वल इन द सेंस प्रॉफिट शेयरिंग आप क्या करते थे? इक्वल शेयर करते थे, 1:1:1। अब क्या हुआ? आपका मन किया कि पार्टनरशिप में मैं, जो मिस्टर ए है वो बड़ा ज्यादा काम करता है, तो उसने बोला मैं ज्यादा शेयर लूंगा, हम इक्वल नहीं लेंगे, क्योंकि आप दोनों काम करते ही नहीं हो। तो वो 2 मान भी गए, बी और सी। अब क्या हुआ? चेंज इन रेशियो। आपकी रेशियो में क्या हुआ? चेंज, तब्दीली हो गई। आपकी रेशियो में जब तब्दीली हो गई तो इससे क्या हुआ? पार्टनरशिप जो है फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। पार्टनरशिप क्या हुई? फिर से बनी, नई पार्टनरशिप बनी। पुरानी पार्टनरशिप बंद हो गई और नई पार्टनरशिप बन गई। फॉर एग्जाम्पल अब रेशियो हो गई 2:1:1। उसने क्या बोला? अब ए ने क्या बोला? मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं पैसा ज्यादा लूंगा, तो उसका रेशियो 2 होगी। तो ये क्या होगी? चेंज इन रेशियो। अब क्या होता है? अगला जो केस आता है, दैट इज योर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये सब कुछ क्या है? एक पूरे चैप्टर है, मैं कहूंगा इनके बारे में हमने आगे पढ़ना है, ठीक है? पहला चैप्टर क्या है? चेंज इन रेशियो। अगला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्टनर है 2, ए और बी, इनमें रेशियो है 1:1। पहले पार्टनर क्या है? ए और बी 1:1। इन्होंने एक और बंदे को अपने साथ जोड़ लिया, डैट इज सी, तो इनकी रेशियो होगी समझ लो 1:2:3। ये रेशियो होगी। जब एक और बंदा एंटर कर जाए तो इससे भी क्या हुआ? आपके बीच में जो रिलेशनशिप था वो चेंज हुआ, तब्दीली हुई। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड वन इज योर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर से 2 ही रह गए, या तो एक की डेथ होगी या तो एक ने रिटायरमेंट ले ली, दोनों से कुछ भी केस हो सकता है। सी समझ लो चला गया, इधर भी आपकी पार्टनरशिप में क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। जब जब रेशो बदलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये 3 केसेस हैं जो आपने याद रखने हैं, इन विच द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डन। अब बात हुई, आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट तो हो गई, फिर से तो बन गई, आपके बीच में एग्रीमेंट नया तो बन गया। अब नीड अराइज टू कंपनसेट द लूजिंग पार्टनर एंड रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर हमें जरूरत पड़ेगी टू कंपनसेट द लूजिंग पार्टनर। जो पार्टनर लूज कर गया, जिसे सेक्रीफाइस हुआ, उसको कंपनसेट किया जाए, उसकी भरपाई की जाए। दूसरा, जितनी भी आपके एसेट्स और लायबिलिटी है उनकी
फिर से वैल्यू को गिना जाए, क्या उनकी वैल्यू सही भी है कि नहीं है। अब बात होती है कंपनसेट क्यों करना लूजिंग पार्टनर को। देखो हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी पढ़ेगा ना, मैं यही चाहता हूं कि उसको ना हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ, ये हमारा मोटो है। आपको अगर लगता है कि मैं ज्यादा डीपली जा रहा हूं, बड़ा एडवांस लेवल जा रहा हूं, ऐसा एग्जामिनर नहीं पूछेगा, देन इट्स विल बी योर चॉइस, ठीक है। क्योंकि कुछ की कमेंट्स आते हैं, कभी का कहूंगा कि उनको मैं रिप्लाई भी देना नहीं पसंद करता कि आप ऐसे बोलते हो कि सर ज्यादा डीप में हो गया, ये हो गया, ठीक है। सब कुछ जो रेलिवेंट है ना, मैंने आपको बता देता हूं, ये 6-7 मंथ्स का टॉपिक है, लेकिन मैं 6-7 लेक्चर्स में खत्म करता हूं बस। तो फिर सोच लो कि और कितना रिड्यूस करूं। तो बात होती है कंपनसेट द लूजिंग पार्टनर। आपने पार्टनर को क्या करना है, लूजिंग पार्टनर को क्या करना है, कंपनसेट करना है। क्यों? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले प्रॉफिट कमाते थे 1-1-1, अब हमारे बीच में नया रेशो आ गया, नहीं 1-1-1-1 रहने दो, ले लो 2-1-1। पहले हमारे बीच में क्या था, 2-1-1-1। अब हमारे बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट फिर से हुआ, अब हमारे में रेशियो है 1:1:1। 2-1-1 का मतलब होता है अगर 4 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 2 रुपए ये लेगा, 1 रुपए ये लेगा, 1 रुपए ये लेगा। अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपए ये लेगा, 1 ये लेगा, 1 ये लेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो रिलेशनशिप चेंज हो गया, पार्टनरशिप क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब कंपनसेट की क्या जरूरत पड़ी, देखो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को हो गए अभी तक 10 साल, और 10 साल के बाद अब रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, तो क्या 10 साल पहले हमने कोई गुडविल नहीं कमाई होगी? क्या पिछले 10 सालों में हमने कुछ नाम नहीं बनाया होगा, फेम नहीं बनाया होगा? तो वो जो 10 साल में इसका शेयर था 2, अब हो गया 1, मतलब इससे तो घाटा हो गया। तो उसको हमारी बनता है कि इसको कंपनसेट किया जाए जो जिसे नुकसान हो रहा है। आपको मैं रेशियो निकालना सिखाऊंगा कल के लेक्चर में, आज नहीं, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो ज्यादा कहूंगा कि आपने जितना आज पढ़ा होगा सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। रेशियो निकालना कल सीखेंगे, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसको पकड़ लो, उसको होल्ड अप कर लो। पहले रेशियो थी 2, अब होगी 1। बेचारे ने 10 साल बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की थी, तो क्या अब जो उसको अगले आने वाले सालों में 10 साल के बाद जो उसे प्रॉफिट जो है वो कम मिलना है, हमारा फर्ज बनता है कि उसे कंपनसेट किया जाए। क्योंकि जितना पुराना बिजनेस होता है ना उसका उतना नाम होता है, जितना नया बिजनेस होगा उसका नाम थोड़ी होगा। वो देखो एज ए बिजनेसमैन सोचो, आपको बोला जाए आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना है एट द सेम रेट, तो हम कहेंगे सर एग्जिस्टिंग बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, उसका नाम शाम तो होगा थोड़ा बहुत मार्केट में, हम नया खोलेंगे उसका नाम बनाते बनाते हमें 3-4 साल लग जाएंगे। तो यही कंसेप्ट इधर याद रखना, गुडविल का बड़ा काम आने वाला है। तो पहला क्या रीजन बन गया, कंपनसेट द लूजिंग पार्टनर। दूसरा आता है रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने केस लिया, पहले एक मशीन थी वो 1 लाख की थी पहले बुक्स में, लेकिन हमने फिर से रीवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आई, उसकी वैल्यू आई समझ लो 2 लाख। पहले थी 1 लाख, अब फायदा हो गया 1 लाख का। तो देखो ये जो 1 लाख का फायदा हुआ ये तो पुराना फायदा ही है ना। तो ये फर्ज नहीं बनता कि जो मिस्टर ए है जिनका रेशो था 2:1:1 उनको 2 के हिसाब से रेट मिले, 2:1:1 के हिसाब से मिले, ना कि 1:1। उन्हें कोई नुकसान ना हो, उन्हें कोई घाटा ना हो, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा रीजन आता है टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब आज क्या करते हैं, बस देखो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा आज मैं, बस ये कंपनसेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा कि हमने किस हिसाब से कंपनसेट करना होता है, उसके बाद एमसीक्यू लगाते हैं। अगर आपके बीच में रेशियो जो है वो चेंज हो रही है तो कौन कंपनसेट करेगा, तो इसमें कंपनसेट करेंगे जिन पार्टनर्स को फायदा हुआ है, दे विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिन्हें घाटा हुआ। याद रखना जो कंपनसेट कौन करेगा, जिन पार्टनर्स को गेन हुआ है, और किनको करेगा, जिन पार्टनर्स को सैक्रिफाइस हुआ है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए इन द चेंज इन रेशियो किससे पैसा मिलेगा, सब पैसा मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन पैसा देगा, सर गेनिंग पार्टनर पैसा देगा। इसकी जनरेटरी कल सीखेंगे, अभी बस सीखो पैसा कौन देगा और कौन लेगा। लेगा कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर में भी यही बनता है, सीधे आपको गद्दी में बिठा दे,
सीधे तू पैसे कमाने बैठ जा। 10 साल पुराना बिजनेस है, हमने नया पार्टनर लाया, उसको बोला तू गद्दी पे बैठ जा, सीधे पैसे कमाने बैठ जा, सीधे प्रॉफिट कमाने बैठ जा। हमने जो स्टार्टिंग के 2-3 सालों में बिजनेस में देखो क्या होता है, जब स्टार्टिंग के 2-3 साल होते हैं ना, उसमें आपको लॉस भी झेलना पड़ता है, नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो वो जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है पिछले 10 सालों में, नाम बनाया है, तो नया पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देगा। और अगर किसी को फायदा भी हो रहा है तो वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। ठीक है, अगला आता है रिटायरिंग पार्टनर। जिस पार्टनर को किसी के जाने से फायदा होगा तो गेनिंग पार्टनर उसको बोलेंगे, तो वो आउटगोइंग पार्टनर को पैसा देगा और गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को भी पैसा देगा। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो पैसा देना ही देना है हमेशा। तो ये था कुछ कंपनसेशन के रूल्स कि किससे हमने पैसा देना है, कौन पैसा देगा, वो अब हम सीखेंगे कल के लेक्चर में कि कैसे पैसा देना है, कहां से पैसा देना है, क्यों देना है, ठीक है, कितनी अमाउंट देनी है, वो कल के लेक्चर में। अभी बस ये चीज़ याद रखो। होप सो क्लियर होगा। मैंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी खत्म करने की मेरी ओर से कोशिश है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़े से एमसीक्यू पढ़ लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाए, आपका साथ में आसमान तक पहुंच जाए मोटिवेशन। हाँ सर हमें समझ आ गया है, अब आपने जो बताया बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर इन द रेशियो ऑफ, अगर एब्सेंस है तो इक्वली। ये हमने पहले 2 क्वेश्चन तो कल के लेक्चर में पढ़ लिए हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर, ठीक है, करंट अकाउंट आपने कब ओपन करना है, जब आपकी कैपिटल क्या होगी सर, फिक्स्ड होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। एनी पार्टनर हुज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, ठीक है, मतलब वो पार्टनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में लेकिन टेक एक्टिव पार्ट उसमें नहीं लेता, हिस्सेदारी नहीं लेता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू, ठीक है, अगर आपका फिक्स कैपिटल है तो तब हमने आपका जो प्रॉफिट है कहां पे हमने क्रेडिट करना है सर, दैट इज इन करंट अकाउंट। द मेंबर्स ऑफ पार्टनर फर्म आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज, ठीक है, इंडिविजुअली आर नोन एज पार्टनर। द ड्रॉइंग्स ऑफ ए पार्टनर आर, ठीक है, जो पार्टनर की ड्रॉइंग्स है उनको हम क्या करते हैं, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट की डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो डेट द ड्रॉइंग्स ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, पार्टनर क्या हमने क्या करना होता है, कैपिटल से डिडक्ट करना होता है। मैंने आपको बताया कैपिटल से जब जब पैसा कटेगा तो कैपिटल अकाउंट से हम क्या करेंगे, वो डेबिट करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होता है सर, पैसा ये इससे क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है, तो कैपिटल बढ़ना मतलब क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, बोलता है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओनली क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज वेल एज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखो कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या सर, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो शो करते हैं, ठीक है। तो उधर से भी हम डेबिट, उधर डेबिट भी कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, ये आपको कल एडमिशन के केस में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, ये हमने अभी कल पढ़ना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ आपको नीचे मैं दिखा देता हूं। अब आप ये दे सकते हो, हु शुड कंपनसेट टू हुम इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, अगर आपके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो कौन किसको कंपनसेट करेगा, ये जो अभी लास्टली हमने पढ़ा, दैट अ गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट टू ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये आपका रिटायरमेंट केस आ गया, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये कल कोशिश करूंगा कि आपका सब कुछ खत्म कर दूं उसमें। तो ये आप देख सकते हैं डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, मैंने चेंज इन रेशियो बताया, डेथ ऑफ पार्टनर बताया, एडमिशन ऑफ पार्टनर बताया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लास्ट में होता है जब आप बिजनेस ही बंद होता है, लेकिन ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हिस्सेदार नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आपको आ सकता है। देखो मैंने हर एक तरह के इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। व्हेन ए पार्टनर ड्रॉज ए फिक्स सम फॉर 12 मंथ्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। अगर पार्टनर फिक्स सम निकालता है 12 महीने के लिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में, तो पहली ड्राइंग करेगा सब 1 जनवरी, तो उसके बाद टाइम बचा 12 महीने,
फिर सर लास्ट ड्राइंग कब करेगा? सर लास्ट ड्राइंग करेगा 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा सर? 1 महीना। ठीक है, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम। 13 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 6.5। तो 6.5 मंथ्स इज द राइट वन, इसका डी आंसर रहेगा। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टंप एंड बेल्स आर इन पार्टनरशिप। स्टंप इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ पर एनम। Profit and loss are shared equally. The partnership has made a net loss of 25,000. How much is Stump's total share of the loss? ठीक है, तो स्टम्प का टोटल लॉस की बात कर रहे हैं। तो देखो 25,000 का तो पहले का ही नुकसान हुआ है, ऊपर से हमने बोला स्टम्प को कि हमने उसे सैलरी भी देनी है, तो 12,000 की हमने उसे सैलरी दे दी, तो टोटल लॉस कितना हो गया सर? 37,000 का लॉस हो गया, 37,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं कि कितना जो लॉस है वो स्टम्प को इंटाइटल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो आपका जो लॉस है, टोटल आपका लॉस हो जाता है डेट इज 37,000। टोटल लॉस कितना हो गया सर? 37,000। तो 37 का आधा कितना हो गया? क्योंकि आधा आधा इक्वली शेयर मिलना है ना स्टम्प और बेल को, तो सर आधा शेयर इसका हो जाता है 37,000 का, डेट इज 18,500। तो लॉस कितना हो गया? 18,500 का। लेकिन इसमें से 12,000 तो इसने ले लिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल शेयर ऑफ लॉस, मतलब उसे कितना एक तरह से नुकसान झेलना पड़ा, तो 6,500 का झेलना पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर 6,500 रहेगा। आगे बात करते हैं। सौरव एंड सचिन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सचिन इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 80,000। द पार्टनरशिप रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 का 1,60,000 में से सैलरी पहले माइनस कर लो। ठीक है, तो कितना बच गया प्रॉफिट सर? 80,000 प्रॉफिट हमारा बच गया। सर 80,000 हमारा प्रॉफिट बच गया। अब हमने किसका निकालना? सौरव का। सौरव का हम करेंगे 3/5। 3/5 तो हमारा कितना हो गया प्रॉफिट सर? 48,000। ठीक है, अगर 3/5 हम करते हैं तो 3/5 आई थिंक सो आपका, हाँ 48,000 आ जाता है। तो 48,000 आपका हो जाता है अगर, तो इधर यही पूछे डेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 48,000। तो इसका यही था। ठीक है, तो यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे हम एडमिशन के सेपरेट क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम करेंगे आपके, फिर जो रिटायरमेंट के हैं, फिर आपके जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो इधर ही हम आज का सेशन खत्म करते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी कि आज के लेक्चर हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, कल का जो पार्ट होने वाला है थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल पार्ट में जाने वाला है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको आने वाले क्वेश्चंस बड़े ज्यादा हैं। मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम अगर पेपर में आया, जो पंचायत के पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना, दैट इज रिलेटेड टू ए लिमिटेड पार्टनरशिप, जो आज हमने पढ़ा, तो उसके रिलेटेड पंचायत में क्वेश्चन आया हुआ, तो ध्यान से रख सकते हो। बाकी पार्टनरशिप के जो बेसिक क्वेश्चन तो मस्ट है, वो आपको आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आगे वाले मैं प्रिकॉशनली आपको करा रहा हूं कि अगर एग्जामिनर का जो क्वेश्चन सेट करने वाला इंसान है उसका दिमाग फिर जाए तो उस तरह के क्वेश्चन वो डाल सकता है, तो इसलिए मैं वो करा रहा हूं। तो ये वाला तो जो ये 2 पार्ट रहे ये तो मस्ट है, ये आपको पता ही होने चाहिए। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर का बटन भी जरूर दबाते रहिए।